नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग हिंदी के चौथे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। प्रश्न संख्या 1। ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो श्रृंगार सही लिखा हुआ है, अध्यात्म भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, लेकिन जो ज्योत्सना है इसी की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना को ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना, आधा त आधा स रहेगा। चलिए, तो ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला ज्योत्सना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संशय, 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 संशय। तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो हो जाएगा आपका संशय। राइट ऑप्शन ये डी वाला संशय, ये बिल्कुल सही वर्तनी है इसका। तीसरा देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दृश्य, 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 अदृश्य। इन चारों में जो बी वाला दृश्य है ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ये दृश्य हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है। आपकी राय से यह काम जरूरी है। वह मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी शेष वाक्य जितने हैं, आपकी राय से यह काम जरूरी है, अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। आइए 5 नंबर पर चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है। अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक, अकाल। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा ये अनन्नास बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला है। इसके अलावा बाकी ये अक्षौहिणी ये अशुद्ध है, आकस्मिक भी अशुद्ध है और अकाल भी अशुद्ध है। आइए इनको शुद्ध कर लिया जाए। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी नहीं बल्कि इसको अक्षौहिणी लिखा जाता है। अक्षौहिणी ये होगा। आकस्मिक, आकस्मिक। अब इसके बाद अकाल नहीं बल्कि ये अकाल होता है, अकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्न वाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होगा। तो ये बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ ये अशुद्ध है, बल्कि इसका जो शुद्ध होगा वो हो जाएगा आपका मैं आपके दर्शन करने, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। शब्द संकेत मात्र है, यहाँ पे केवल नहीं रहेगा, तो शब्द संकेत मात्र हो जाएगा। मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ ये होगा। चूँकि बर्फ़ ऑलरेडी ठंडी होती है तो ठंडा लगाने कोई मतलब नहीं है। आग गर्म ही होता है तो यहाँ पर भी गर्म का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ ये इसका शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इन चारों में जो शुद्ध है ये मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसड़ा का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनुपम, अनल, अनोखा, अपूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि अतुल का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। तो अतुल का अनुपम होता है, अनोखा होता है, अपूर्व होता है, लेकिन अनल जो है यह अनल आग का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर पर, अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अयन घर का एक पर्यायवाची है। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है। पूर्णतः का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रति अक्षर, प्रक्षर, अक्षरशः, प्रति शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अक्षरशः। 12 नंबर का सवाल देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो अतः का समानार्थी क्या हो जाएगा इनमें से? अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। तो अतएव इसका समानार्थी हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बु और रसाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अतिसौरभ आम का है, सहकार भी है, रसाल भी है, लेकिन इसमें जो अम्बु है यह आम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अम्बु जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ये जल का है। आगे देखते हैं 14 नंबर, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो इन चारों में भिन्न कौन सा शब्द है? तो इन चारों में जो अनिल है यही भिन्न है, बाकी पावक, अनल, कृषाणु ये तीनों ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। यहाँ पे अनिल का अर्थ होता है आग, और पावक, अनल और कृषाणु का मतलब पवन होता है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल, वह्नि, कृषाणु, हुतासन। तो इसमें जो राइट आंसर है ये कह रहा है कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ये नहीं पूछ रहा है। तो कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है, हुतासन है, वह्नि है, लेकिन जो अनिल है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह किसका है? हवा या पवन का पर्यायवाची है। आइए 16 नंबर का सवाल देखते हैं, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण, अवतरण, रूपगत, संप्रदाय। तो इसका जो सही आंसर होगा आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण से है। तो ये अवतरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग, पिक, प्रिय, हुतासन, जन्मदात्री। तो आसक्ति शब्द का जो अर्थ होगा वह होता है अनुराग या प्रेम होता है, जबकि हुतासन अग्नि को कहते हैं। जन्मदात्री का मतलब कि माँ हो गई। अब पिक प्रिय का मतलब जो पिक और प्रिय है यह आम या इसी को रसाल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर चलते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कुल कितने विशेष्य हैं, है ना? इसमें कुल कितने विशेष्य हैं? इसमें कुल 4 विशेष्य होंगे, है ना? कौन कौन से होंगे आइए देख लेते हैं। इसमें जो बालक है, बालक एक विशेष्य हो गया, भोले बालक ने क्रूर डाकू दूसरा विशेष्य हो गया, के कठोर हृदय तीसरा, और कठोर हृदय में कोमल भावना, कौन सी भावना? कोमल भावना। तो इसमें बालक, डाकू, हृदय और भावना ये 4 जो है कि क्या है? विशेष्य है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो अग्नि है यह विशेष्य है, अग्नि शब्द इसमें विशेष्य, बाकी आसीन, मधुर और कर्मठ ये तीनों क्या है? ये विशेषण हो जाएंगे। आगे देखते हैं 20 नंबर के सवाल चलते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है ना? कौन सा पानी ठंड पैदा करता है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो ठंड ये जो होगा आपका, इसमें यह ठंड जो है कि विशेष्य हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं 21 नंबर, नहीं इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं 20 नंबर। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? अच्छा, यहाँ पे विशेष पूछा जा रहा है, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ठंड कौन पैदा करता है? ठंडा पानी। तो ये जो पानी यहीं संज्ञा या सर्वनाम के रूप में है, तो यहीं पानी इसका विशेष से हो जाएगा, इसका ये पानी राइट आंसर हो जाएगा विशेष में। 21 नंबर देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में जो पुस्तक होगा यह पुस्तक विशेष है। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, तो ये गुणवाचक होगा। शालीन मतलब इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए ये गुणवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, तो ये भी गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रोटी और दो वाक्य, एक रोटी और दो, यानी कि ये वाक्य है एक रोटी और दो, एक रोटी और दो, वाक्य में और क्या है? तो और क्या है? संयोजक के रूप में जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया विशेषण होगा या विशेषण या संज्ञा या समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो इसमें एक रोटी और दो, तो यह और दो यानी कि यह यहाँ पर यह विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, तो यह विशेषण हो जाएगा। अब उसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? लूट धातु से, लूटना, लुटाना, लुटेरा या लूटना, है ना। तो इसमें यहाँ पे ये लूटना जो हो गया आपका, ये लूटना और ये लूटना, ये दोनों को हटा दीजिए। लुटाना या लुटेरा, तो लूट धातु से जो शब्द बनेगा वो लुटेरा बनेगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। कुसुम का विशेषण है कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। तो कुसुम का जो विशेषण हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका कुसुमती हो जाएगा। कौन सा? कुसुमती। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुसुमती। 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो टूटे फूटे शब्द होंगे संस्कृत के, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध तत्सम कहते हैं, है ना। अर्ध तत्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध तत्सम। अब उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो इन चारों में कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? इसमें जो अमूल्य है यह तत्सम है, बाकी माँ, मछली, केला ये तीनों क्या है? तद्भव है। अमूल्य का तद्भव क्या होता है? देखिए, अमूल का तद्भव हो जाएगा अमोल। क्या हो जाएगा? अमोल हो जाएगा। अमूल्य का तद्भव अमोल। और केला का तत्सम क्या होगा? कदली। केला का तत्सम कदली है। मछली को मत्स्य भी कहते हैं। माँ का मतलब मातृ हो जाएगा, मातृ, या इसको आप माता भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तीखा, आदमी, जीभ, रीठ, ढीठ है ना। तो इन चारों में कौन सा तद्भव नहीं है? यहाँ पे तद्भव पूछा जाएगा, तद्भव नहीं यानी कि तत्सम है। तो इन चारों में कौन सा तत्सम हो जाएगा? तो इसमें जो आदमी है, आदमी, यह तत्सम शब्द है। अब आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आधा, कूप, व्योम, विद्या। तो इन चारों में कौन सा जो है कि तद्भव होगा? आधा,
कूप, व्योम, अविद्या। तो इन चारों में जो आपका आधा है यह तद्भव है और आधा का जो तत्सम होगा वो अर्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर के साथ चलते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? आसरा, अट्टालिका, कृपा और चक्र। तो इन चारों में जो आसरा है यह तद्भव है, बाकी अट्टालिका, कृपा और चक्र क्या है? तत्सम है। और आसरा का जो तत्सम होता है उसे आश्रय कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? आश्रय। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट, 80, 18, 8। तो अष्ट का मतलब क्या होता है? अष्ट को 8 कहा जाता है, तो इसका तद्भव 8 हो जाएगा। अक्षी का तद्भव शब्द है अक्षर, अच्छा, अक्षर, अच्छा, आँख, आकार। तो इन चारों में जो अक्षी का तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? अक्षी मतलब आँख। 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो इन चारों में तद्भव शब्द को पहचानना है। तो आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास में कौन सा है? तो इसमें जो आलस है यह क्या है? तद्भव है। बाकी कुष्ठ, अंधकार और उल्लास क्या है? ये तीनों ये तत्सम है। अब उसके आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? आधा है, कूप है, विद्या है, व्योम है। तो इसमें जो आधा है यह क्या है? तद्भव है। यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दोबारा आ गया है 31 और 36 नंबर। आइए 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग और आसरा। इनमें तत्सम ढूंढना है। तो ये आपका जो आलस्य है यह तत्सम है, इसका तद्भव आलस होता है। आम तद्भव है, आग भी तद्भव है, आसरा भी तद्भव है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अज्ञेय, अनंत, अज्ञेय नहीं, अजेय और अगाध। तो जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या, असूर्य दर्शना या असूर्य दृष्टा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आरओ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो स्त्री कभी सूर्य भी न देख सके उसके लिए जो एक वाक्य है, इसे जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्य पश्या कहा जाता है। असूर्य पश्या, वर्तनी भी देख लेंगे आप लोग, असूर्य पश्या। आगे देखते हैं। जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? संवैधानिक, राजनीतिक, असंवैधानिक या अराचक। तो जो संविधान के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा, तो उसे हम असंवैधानिक कहेंगे और जो अनुकूल होगा उसे संवैधानिक कहेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल, अग्रसोची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो भविष्य की बात सोचता है उसे हम अग्रसोची कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहा जाएगा? स्वर्ग, प्राकृति, नरक, अंतरिक्ष। तो यहाँ पर धरती और आकाश के बीच के शब्द को बताना है, तो इसमें जो अंतरिक्ष होता है यही धरती और आकाश के बीच का यह एक उपयुक्त शब्द होगा। 43 नंबर देखते हैं। जिसका मूल्य आंका न जा सके इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसका मूल्य आंका न जा सके, कौन सा?
मूल्य रहित, अमूल्य, परम मूल्य, अति मूल्य। तो जिसका मूल्य आंका न जा सके उसके लिए क्या होगा? अरे अमूल्य हो जाएगा भाई, ये अमूल्य है। कहा जाता है ना कि ये अमूल्य चीज़ें हैं, इसका मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अरे वो पेन चलता है, दीजिए यहाँ पे वो सब भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 44 नंबर। जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनैतिक, अनुचित, अवैध और अधार्मिक। तो इन चारों में जो कानून के विरुद्ध होगा वो अवैध हो जाएगा, इसी को अवैध कहते हैं। अनैतिक का मतलब क्या होगा? कि जो नीति के विरुद्ध न हो, जो नीति के विरुद्ध हो उसे हम अनैतिक कहेंगे, जो उचित ना हो उसे अनुचित कहेंगे, और जो धार्मिक ना हो वो अधार्मिक हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनंतिम, निश्चल, अनवरत और अविचल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनवरत का मतलब जो सदा से चला आ रहा है, और जिसका अंत निश्चित न हो उसे अनंतिम कहते हैं। जो छली न हो उसे निश्चल कहते हैं। जो कभी विचलित न हो उसे क्या कहेंगे? अविचल कहेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए हम अनुभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अविभाज्य, अविभक्त, अखंड, अखंडित। तो इन चारों में जो जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे हम अविभाज्य कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, इसकी पहचान करना है कौन सा शुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो इन चारों में क्या कह रहा है कि अशुद्ध को ढूंढना है ना। तो इन चारों में अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो सी वाला ऑप्शन है, यानी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यही इसमें क्या है, ये अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है इसमें कि कौन सा अशुद्ध है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पे यही अशुद्ध वाक्य है। जबकि इसका जो शुद्ध होगा ये हो जाएगा आपका अब आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का विलोम पूछ रहा है, तो उन्नति का पतन या अवनति या पराभव या हानि। तो उन्नति का अवनति होता है, उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति होता है। जबकि पतन का विलोम क्या होता है? उत्थान। यदि उत्थान रहेगा तो उसका पतन होगा, उन्नति होगा तो उसका अवनति हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मित व्यय का विलोम होता है अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण, बहुव्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मित व्यय का विलोम होगा अपव्यय।
हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम, यानी भावी का विलोम बताना है तो पूर्व, अतीत, भविष्य या वर्तमान। तो इसका जो भावी का विलोम होगा वो अतीत हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहिरंग का विलोम अंतरंग हो जाएगा। ये हल्ला मचावत हो, वाह भाई वाह, ई न गुरुजी ने एकदम रम जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, निम्न। तो इन चारों में जो आपका अल्प है, प्रचुर का विलोम अल्प होगा। प्राचीन शब्द का विलोम, तो प्राचीन का अर्वाचीन है ना, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। 57 नंबर का देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम है? और प्रभावी का विलोम पूछा जा रहा है तो प्रभावी का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रभावी का विलोम पूछ रहा है तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी है ना। प्रभावी का विलोम अप्रभावी। अच्छा, ये अप्रयुक्त पे लग गया है, सॉरी। यहाँ पे इसका जो विलोम होगा ये प्रभावी का विलोम अप्रभावी होगा। आगे देखते हैं, न्यून शब्द का विलोम है तो न्यून का मतलब क्या हो जाएगा? न्यून मतलब कम, तो न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम होगा चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दीर्घायु का मतलब अल्प आयु हो जाएगा। 60 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं और ये आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है। गुण का विपरार्थक शब्द है सगुण, गुणातीत, अवगुण या गान। तो गुण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। गुण का विलोम अवगुण। और हाँ, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।